अस्सलाम वालेकुम क्लास। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स का कह रहे थे और कह रहे थे लिंक्स शेयर कर दें। तो यहाँ पे ये बुक है, थर्ड एडिशन है डाटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स का। तो ये बुक जो है आई हैव चूज दिस बुक फॉर लेक्चर्स। तो आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं और उसके अलावा इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल्स हैं डाटा माइनिंग से रिलेटेड। तो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो आपको लेक्चर्स जो हैं वो लेक्चर्स में कवर किए जा रहे हैं। तो बाकी अपने इंफॉर्मेशन के लिए या मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डिफरेंट रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इस बुक को अगर आप स्टडी करते हैं तो ये बहुत अच्छी लिखी हुई है और बड़े अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, 3 राइटर्स हैं इसके, जोहान है, मैकलाइन कैम्बर है और जियानपी है। ठीक है, नीचे रेफरेंसेस भी हैं। तो इस बुक में से हम लोग पहले स्टार्ट से ही ओवरव्यू करते हुए जाएंगे ताकि आपको बुक को अंडरस्टैंड करने में मसला ना हो। अच्छा, पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन में वाई डाटा माइनिंग है और व्हाट इज़ डाटा माइनिंग है, व्हाट काइंड्स ऑफ डाटा कैन बी माइंड। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले चैप्टर में पैटर्न से रिलेटेड आपको बताया जाएगा, टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं डाटा माइनिंग के अंदर वो, और कौन सी एप्लीकेशंस को टारगेट किया जाता है और मेजर इश्यूज़ क्या हैं डाटा माइनिंग के। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इन चीज़ों को जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो ये चीज़ें जो है हम लोग आज के लेक्चर में जो है एक क्विक सा ओवरव्यू जो है वो लेते हैं फर्स्ट चैप्टर का, और फिर उसके बाद जो है वो आपके साथ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पैटर्न्स का जो उसको हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि पैटर्न्स होते क्या हैं और पैटर्न्स को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें अभी सबसे पहले ये है कि वाई डाटा माइनिंग है क्यों। तो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लाइंस जो है ना उनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। देखिए, वर्ड जो है उसके अंदर वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा है जो डेली बेसिस पे कलेक्ट हो रहा है। एनालाइज करना इस डाटा को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है हाउ डाटा माइनिंग कैन मीट दिस नीड बाय प्रोवाइडिंग टूल्स टू डिस्कवर नॉलेज फ्रॉम डाटा। ठीक है, डाटा जो है वो नॉलेज किस तरह से हमें प्रोवाइड कर सकता है और वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए हम लोग इस ह्यूज मैसिव डाटा में से जो है वो अपनी पसंद का जो डाटा है या रिज़ल्ट है उनको निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जर्व हाउ डाटा माइनिंग कैन बी व्यूड एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या हुआ कि डाटा माइनिंग की जो फील्ड है उसने क्या किया, नेचुरली इवॉल्व कर दिया किसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स जो हैं वो पैदा किए या उनकी तरफ ध्यान गया रिसर्चर्स का, साइंटिस्ट का, कि किस तरह से ये हमारी सबसे बड़ी जो है वो बिग डिज़ायर बनती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मूविंग टूवर्ड्स द इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन एज ये एक कह लो कि जिस तरह कहते हैं ना मशहूर मकौला है आजकल के ज़माने में कि बोली जाती है कि आप डाटा एज में रह रहे हैं या आप इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो इंफॉर्मेशन इक्विप्ड है। इंटरनेट हर बंदे तक सोशल मीडियाज़ और इंटरनेट की जो है वो एक्सेस है। तो इस वजह से आप लोग जो हैं वो इस तरह के इन्वायरमेंट में या इस तरह की सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं जो टेराबाइट्स और पीटाबाइट्स जो हैं वो उनको डील कर रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके जो कंप्यूटर साइंसेज है उसके अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों के पास मेमोरी यूनिट्स हैं, और मेमोरी यूनिट्स में जो इस वक्त सबसे एडवांस वे में आपके पास जो चीज़ें जिनको डील किया जाता है वो टेरा और पीटा में अब डिस्कस हो रहे हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त डाटा प्रोड्यूस करने का जो आपके पास सोर्स है ना वो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब्स हैं। और उसके अलावा जो डाटा वेयर हाउसेस हैं, ठीक है, उनके ज़रिए करते हैं। तो डेली एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है उसका डाटा आपके पास जाता है। इसके अलावा आपके पास जो है
बिजनेस वर्ल्ड वाइड जनरेट जो है वो क्या करता है, गिगेंटिक डाटा सेट्स इंक्लूड सेल्स ट्रांजैक्शंस। देखें ना, अगर आप एक बैंक की ही सिंपल एग्जांपल ले लें, एक बैंक की पाकिस्तान के एक इलाके के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं और वहाँ पे लोग एट अ टाइम एटीएम भी यूज़ कर रहे होते हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, तो इस तरह से और फिज़िकल ट्रांजैक्शंस भी हो रही होती हैं। तो इस तरह से किस हद तक जो है वो डाटा जो है वो एक मतलब सेकंड के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शंस जो है उनको डील किया जा रहा होता है। सिमिलरली ग्लोबल बैकबोन टेलीकम्युनिकेशन ने ये कहा कि नेटवर्क कैरीज टेंस ऑफ पीटाबाइट्स ऑफ डाटा ट्रैफिक एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये आपको सिंपल फैक्ट्स बताए गए हैं डिफरेंट फील्ड लाइफ की, जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके एस्पेक्ट के लिहाज से, कि किस तरह से डाटा जो है वो एक मैसिव शेप इख्तियार करता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद डाटा माइनिंग टर्न्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा इनटू नॉलेज। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं लाइक जैसे डाटा, डाटा के बाद इंफॉर्मेशन। अच्छा, डाटा और इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम कहते हैं डाटा जो है वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ समथिंग है। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है जी वो प्रोसेस फॉर्म है। नो, व्हाट अबाउट नॉलेज? नॉलेज क्या चीज़ है? नॉलेज के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाएगा, मैं अभी यहाँ पे ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नॉलेज के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं फैक्ट। ठीक है, उसके अलावा फैक्ट के अलावा जो इसके अंदर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अवेयरनेस एंड फेमिलैरिटी। ठीक है, एंड फेमिलैरिटी ऑफ समथिंग बाय हैविंग एक्सपीरियंस। ठीक है, इज नाउन एज नॉलेज। आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस होना, उसके बारे में आप फेमिलियर हैं लेकिन विद एक्सपीरियंस हैं, तो वो जो फैक्ट है या वो जो सिचुएशन है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं ये क्या है, आपके पास नॉलेज है। लाइक आप इसको और किस तरह से कह सकते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन होती है ना, अब देखें जैसे डाटा माइनिंग हुड बजाते हुड जो है वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये बहुत सी फील्ड्स को कवर कर रहा है अपने अंदर। तो इसी तरह से जब हम नॉलेज को देखते हैं ना, तो नॉलेज के अंदर सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि क्या सिर्फ अवेयरनेस और फेमिलैरिटी को हम नॉलेज कहेंगे बाय यूजिंग एक्सपीरियंस। तो इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है एक्सपीरियंस का वर्ड। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं जो नॉलेज को डिफाइन करते हैं, वो है अवेयरनेस होना और फेमिलैरिटी होना विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग। ठीक है, अब ये जो समथिंग है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने देखना है कि इसके अंदर हम किस किस चीज़ को जो है वो ऐड करते हैं। इसके अंदर फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, स्किल्स हैं। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स या स्किल्स जो हैं, ये पैरामीटर्स आपको एक्सपीरियंस के थ्रू आते हैं या एजुकेशन के थ्रू आते हैं। उसके अलावा यहाँ आप इनको थियोरेटिकली गेन करते हैं या आप प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकली में भी फिर आप लैब में जाते हैं, रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जो आप स्टडी करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के पास जो सारे का सारा जो चीज़ आती है ना, ठीक है, जो जो अवेयरनेस आती है और जो फेमिलैरिटी आती है अबाउट समथिंग, दैट इज़ नाउन एज नॉलेज। तो डाटा माइनिंग है वो इस वक्त कर क्या रहा है, वो ये कर रहा है कि वो आपकी जो लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा है उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल एक नीचे लिखी हुई है और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अगर आप लोग बुक को थोड़ी सी तवज्जो से पढ़ लेंगे ना, तो आप इस सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएंगे। इसमें सिंपली एग्जांपल ये दी गई है कि एक सर्च इंजन आप कोई सा भी कंसीडर कर लें, या उन्होंने गूगल कंसीडर किया हुआ है, तो हम लोग एवरी डे यानी कि रोज़ाना अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या अपने सिस्टम से हम लोग जो है वो सर्च इंजन पे जाके क्यूरी डालते हैं। ठीक है, ईच क्यूरी
can be viewed as a transaction where the user describe her or his information need, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा है what novel and useful knowledge can a search engine learn from such a huge collection of queries collected from user over time। ठीक है, अब पहली चीज़ तो यह है कि आप सर्च इंजन को यूज़ करते हैं और डेली बेसिस के पे उस पर मल्टीपल क्यूरीज जो उनको सर्च आउट कर रहे होते हैं। ये सिर्फ आपका केस है, लेकिन अगर एट अ टाइम हम देखें तो देर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो सर्च इंजन को यूज़ करते हुए क्यूरीज डाल रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक ही वक्त पे। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सर्च इंजन्स हैं वो आपकी क्यूरीज को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं और वो वहाँ से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या चीज़ लर्न करते हैं, जिसकी बेस पे वो आगे जाके डाटा वेयर हाउसेज या डाटा बेसिस या साइट्स के ऊपर से डाटा इकट्ठा करके आपको रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसको फर्दर देखने के लिए ये है कि सम पैटर्न्स, यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट वर्ड क्या आ गया, पैटर्न्स का आ गया, ठीक है, फाउंड इन यूजर सर्च क्यूरीज can display can disclose invaluable knowledge that cannot be obtained by reading individual data items alone। वो कहते हैं कि होता ये है कि आप जो क्यूरीज जो हैं वो डालते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो क्या करते हैं, सर्च इंजन को नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि फ्लू के जो ट्रेंड्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक सर्च टर्म्स जो हैं, फ्लू एक्टिविटी जो है, एफएलयू एक्टिविटी जो है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कहता है कि आपके क्या होगा जब मल्टीपल क्यूरीज आएंगी और आपके पास उसके अंदर जो है एफएलयू का वर्ड कॉमन होगा, तो उससे रिलेटेड जो ट्रेंड्स हैं वो आपका सर्च इंजन क्या करेगा, उसको लर्न कर पाएगा, ठीक है। और फिर आपको ये देखेगा कि फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं और इस तरह से वो फ्लू से रिलेटेड क्या बना लेगा, पैटर्न्स बना लेगा। तो फिर वो क्या करेगा कि फ्लू से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज उसके पास आई इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो उनमें से इम्पोर्टेंट जो एसोसिएशन है उसको क्रिएट करेगा और इस तरह से उसके पास पैटर्न्स आ जाएंगे। और फिर उसके बाद वो उन्हीं पैटर्न्स की मदद से फ्लू ट्रेंड्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको सर्च आउट करेगा और इस तरह से आप लोगों के पास सारे का सारा रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा माइनिंग एज द एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये यहाँ से एमसीक्यूज आपके क्विज में दिए जाएंगे, जो सेशनल क्विज होगा आपको। तो डाटा कलेक्शन और डाटाबेस क्रिएशन 1960 में हुआ था, प्रिमिटिव फाइल प्रोसेसिंग थी, फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 1970s में आए। इसमें जो आप लोग सारा डाटाबेस में पढ़ते हैं सब्जेक्ट में और डाटा वेयर हाउसिंग में, वो तमाम पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर एडवांस डाटाबेस सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कौन से हैं, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग तक अभी हम लोग प्रैक्टिकली जा रहे हैं। फिर एडवांस डाटा एनालिसिस है, इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे डाटा माइनिंग जो है उसने इवेल्युएट किया सारी चीज़ों को, और फिर उसने एवोल्यूशन लेके आया कि किस तरह से डाटा जो है एनालिसिस उसको किया जा सकता है। फिर फर्दर जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में उन्होंने प्रेजेंट टू फ्यूचर करके इसको समराइज़ कर दिया है। इसकी डिटेल नीचे गिवन है, आप लोग वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है व्हाट इज़ डाटा माइनिंग, इसको हम क्लियरली देख चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों के पास नॉलेज एक्सट्रैक्शन इज़ नाउन एज डाटा माइनिंग। तो हम लोग इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पैराग्राफ के अंदर वो ये है कि आप इसको जो है वो नॉलेज माइनिंग फ्रॉम डाटा भी कह सकते हैं, नॉलेज एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं, डाटा और पैटर्न एनालिसिस भी कह सकते हैं, आर्कियोलॉजी भी कह सकते हैं, और डाटा रेडिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है KDD, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डाटा। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो एक्चुअली आपके पास हैं, डाटा क्लीनिंग, आपने नॉइज़ और इनकंसिस्टेंट डाटा को रिमूव करना है, फिर डाटा इंटीग्रेशन है, फिर यहाँ पे ये पूरा साइकिल है, ये डायग्राम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर डाटा को सिलेक्ट करना होता है ताकि एनालिसिस टास्क जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। फिर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, डाटा को माइन किया जाता है, फिर पैटर्न को इवेल्युएट किया जाता है और फिर नॉलेज को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अच्छा, व्हाट काइंड्स ऑफ डाटा कैन बी माइन, किस तरह का डाटा जो है उसको माइन किया जा सकता है। अब इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि आपकी टारगेट एप्लीकेशंस क्या होती हैं और
नॉर्मली आप डाटा जो है वो किसके ऊपर डाटा माइनिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है, किस किस्म के डाटा पे। तो नंबर 1 पे आप लोगों के पास आता है डेटाबेस के डाटा के ऊपर, उसको किया जा सकता है। फिर डाटा वेयर हाउस के डाटा पे उसको किया जा सकता है। ट्रांजैक्शनल डाटा को माइन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डाटा माइनिंग जो है उसको हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, डाटा स्ट्रीम्स, ऑर्डर्ड सीक्वेंस डाटा, ग्राफ और नेटवर्क डाटा, स्पेक्ट्रियल डाटा, टेक्स्ट डाटा, मल्टीमीडिया डाटा और डब्ल्यू इन सब का जो डाटा होता है उसके ऊपर डाटा माइनिंग को अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है कि डेटाबेस का डाटा किस किस्म का होता है। A database system, also called a database management system, consists of a collection of interrelated data known as database and a set of software programs manage and access the data. The software programs provide mechanism for defining database structure and data storage. Important is database structure and data storage. For specifying and managing concurrent, shared, or distributed data access, and for ensuring consistency and security of the information stored despite system crashes or attempts and unauthorized access. अब इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो डेटाबेस का डाटा है, ठीक है, वो किस किस्म के करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नंबर 1 वो आपको ये बता रहे हैं कि एक जो डाटा बेस सिस्टम होता है उसको आप DBMS भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अब 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 एक पार्ट इसका ये होता है कि इसने कलेक्ट करना होता है किसको, इंटर रिलेटेड डाटा को, ठीक है, इंटर रिलेटेड डाटा को, जिसको आप क्या कहते हैं, डेटाबेस। और दूसरा पार्ट इस सिस्टम का ये होता है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होंगे जो क्या करेंगे, जो मैनेज और एक्सेस करेंगे डाटा को। और ये सिर्फ मैनेज और एक्सेस नहीं करेंगे डाटा को, बल्कि ये डाटाबेस का स्ट्रक्चर और डाटा स्टोरेज के पैटर्न को भी डिफाइन करेंगे। उसके साथ ये स्पेसिफाई और मैनेज करेंगे कंकरेंसी को, फिर जो उनकी शेयरिंग है उसको, फिर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा एक्सेस को, और फिर कंसिस्टेंसी और सिक्योरिटी पे भी काम करेगा ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। तो ये एक पैराग्राफ के अंदर आपको उन्होंने एक्सप्लेन करके ये बताया है कि आपके पास क्या होता है, बल्कि इसकी बजाय जो है मैं यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ। बताया ये जा रहा है आपको कि आपके पास एक सिस्टम होता है जिसको आप कहते हैं DBMS। इसके 2 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है इसका कि इसने डेटाबेस जनरेट करनी है, ठीक है। अब डेटाबेस में क्या होता है, आपके पास डाटा होता है जो क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। और डाटा दूसरा इसका होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं इनकी फिर आगे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे डाटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, डाटा को स्टोर करना, ठीक है, फिर उसको मैनेज करना, स्पेसिफाई करना, उसकी शेयरिंग करवाना, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस अलाउ करना, उसकी सिक्योरिटी को देखना, अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल डाटाबेस। ये कलेक्शन है किसकी, टेबल्स की, ईच ऑफ विच इज असाइंड अ यूनिक नेम। ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसको हम कॉलम बोलते हैं, और टपल्स जिनको हम रिकॉर्ड या रो बोलते हैं। ईच टपल इन अ रिलेशनल टेबल प्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइबल यूनिक की and described by a set of attribute and values. A semantic data model such as entity relationship data model is often constructed for relational databases, and ER data model represents the database as a set of entities and their relationships. तो आप में से मेजोरिटी स्टूडेंट्स जिनका डेटाबेस में इंटरेस्ट था उनको ये तमाम टर्म्स क्लियर होंगी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल वो आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड कि आप लोगों के पास ये किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम करता है। तो आर रिलेशनल डेटाबेस फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है,
द फैक्टिशियस मतलब फ़र्ज़ी किया है आपने कि कोई ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है और इज़ यूज़ टू इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट थ्रू आउट दिस बुक, यानी कि वो कहते हैं हम इसकी एग्जांपल लेंगे और इस बुक में आपको बार बार ये जो सोचा हुआ फ़र्ज़ी एक स्टोर है जो काम कर रहा है उससे रिलेटेड आपको बताया जाएगा। अच्छा, वो कहता है कि ये आपका क्या करता है, रिलेशनल टेबल बनाता है और उसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो कौन कौन से हैं, कस्टमर, आइटम, एम्प्लॉय एंड ब्रांच। द हेडर ऑफ द टेबल डिस्क्राइब हेयर। अब यहाँ पे कस्टमर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, आपको सारा वो बता रहा है और इसी तरह से आइटम्स के बारे में भी बता रहा है और इसी तरह से रिलेशनशिप्स उनके बारे में। तो यहाँ पे ये टोटल आपको जो है वो टेबल जो है वो सारे का सारा उसके एट्रीब्यूट्स के साथ उन्होंने यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है, फिर वो कहता है कि रिलेशनल डाटा कैन बी एक्सेस्ड बाय डेटाबेस क्यूरीज रिटन इन द रिलेशनल क्यूरी एसक्यूएल और विद असिस्टिंग ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अ गिवन क्यूरी इज ट्रांसफॉर्म्ड into a set of relational operations such as join, selection, projection, and is then optimized for efficient processing. A query allows retrieval of specified subsets of data. Suppose that your job is to analyze the all electronics data. Through the use of relational queries, you can task things like show me a list of all items that were sold in the last quarter. Very important. Relational language also use aggregate functions such as sum, average, max, min. Using aggregate allows to ask, show me the total sales of the last month grouped by the branch. How many sales transactions occurred in the month of December? And similarly, another query you can design, which salesperson had the highest sales? So, when mining relation databases, we can go further by searching for trends data patterns. ठीक है, important term is trend data patterns. For example, data mining system can analyze customer data to predict the credit risk for new customer based on their income, age, information. So these are the parameters help to make you analyze better. Data mining system may also detect deviations, that is the item with sales that are far from those expected in comparison. Data mining may discover that there has been change in packaging of an item or a significant increase in price. So they are studying the relationship between packaging scheme and price. So important is this कि आपके पास जब रिलेशनल डेटाबेसेस आ जाती हैं तो उनको माइन कैसे किया जाता है, उनको माइन किया जाता है डेटाबेस क्यूरीज को यूज़ करते हुए। अब जिन स्टूडेंट्स ने एसक्यूएल पढ़ी हुई होगी या उन्होंने एमएस एक्सेस पढ़ी हुई होगी तो उन्होंने वहाँ पे रिलेशनल डेटाबेसेस क्रिएट की होंगी। अब जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं ये रिलेशनल ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो ये दो तरह से होता है, डीएमएल होता है और डीएलएल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो आपको ज्वाइन, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि आप जैसे आपको प्रोग्रामिंग करते वक्त एंड और नॉट ऑपरेटर पढ़ाए जाते हैं ना, इसी तरह से ये भी यहाँ पे रिलेशनशिप्स को स्टडी करने के लिए होता है। तो ये क्यूरीज मैंने साथ साथ रीडिंग के हाईलाइट किए हैं कि इस तरह की क्यूरीज जो हैं वो ये एक्चुअली आपको परफॉर्म करवा रही होती हैं, पीछे जाके क्या करती हैं, माइनिंग कर रही होती हैं। तो क्योंकि ये रिलेशनल डाटाबेसिस पे है तो माइनिंग रिलेशनल डाटाबेसिस का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं ट्रेंड्स या डाटा पैटर्न्स। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल रिलेशनशिप नहीं बल्कि आप ये भी देख सकते हैं, प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि कौन सी आइटम जो है वो कंपनी को फ़ायदा दे रही है और कौन सी नहीं दे रही। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड्स डाटा वेयर हाउसेज। बट आर डाटा वेयर हाउसेज, अब इसमें भी उन्होंने कह दिया कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका एक डाटा वेयर हाउस है। तो डाटा वेयर हाउस एक्चुअली होता क्या है? डाटा वेयर हाउस इज अ रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज स्टोर्ड अंडर अ यूनिफॉर्म स्कीमा एंड यूजुअली रिजाइडिंग एट अ सिंगल साइट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने डाटा वेयर हाउसेज जब मैं आपको वो आई थिंक केडीडी जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि जो डाटा वेयर हाउसेज हैं
ये हेट्रोजीनियस सोर्सेज को भी देख रहे होते हैं और होमोजीनियस को भी देख रहे होते हैं, ठीक है। तो स्कैटर्ड वे ऑफ डाटा जो है वो आपके पास आ रहा होता है, लेकिन डाटा वेयर हाउसेज जो हैं वो एक प्रोसेस में से गुजर के डाटा को अपने पास प्रोसेस में से गुजार के डाटा को अपने पास रखते हैं। वो प्रोसेस ये है कि डाटा को क्लीन करना, डाटा को इंटीग्रेट करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, और फिर उसके बाद पीरियोडिक डाटा जो है वो रिफ्रेश होता रहता है इसके अंदर, मतलब हर 4 महीने के बाद डाटा जो है उसको कर दिया जाता है, ये रिफ्रेश कर दिया जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि डाटा वेयर हाउसेस के अंदर हम जाते क्यों हैं? डाटा वेयर हाउसेस के अंदर क्योंकि डाटा जो है वो डिसीजन मेकिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम है ना हमारे पास डाटा माइनिंग का, कि व्हाई वी नीड डाटा माइनिंग, तो इसका सबसे पहला जो और बड़ा कम्प्रिहेंसिव जो आंसर है ना वो है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए आप लोग डाटा माइनिंग पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर अब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको डिसीजंस तक लेके जाते हैं, ये और चीज़ है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास डाटा वेयर हाउसेस के अंदर डाटा जो है वो एक हायरार्किकल वे में जो है वो स्टोर किया जाता है। तो इसका मतलब है कि हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से, यानी कि पिछले सालों से अगर हम कोई ट्रेंड जो है उसको स्टडी करना चाहें और आने वाले दिनों के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो हम लोग डाटा को समराइज करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटा वेयर हाउसेस जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको भी डील कर रहा होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो डाटा एंटिटी है उसको डाटा क्यूब के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, इन विच ईच डायमेंशन, जिसके अंदर हर डायमेंशन को रिस्पॉन्ड करती है एक एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन स्कीमा, एंड ईच सेल स्टोर्स द वैल्यू ऑफ सम एग्रीगेटेड मेजर सच एज काउंट, ठीक है। तो लाइक दिस देखो यहाँ पे उन्होंने शो करवाया आपको शिकागो, न्यूयॉर्क, टोरंटो और वैनकूवर। इसमें आपने क्लीन और इंटीग्रेट किया डाटा वेयर हाउस में, क्यूरी आई, ठीक है, और उसको एनालिसिस किया और उसको आपने जो है वो रिटर्न कर दिया। तो ये आपके पास सिंपली एक उन्होंने डायग्राम बना के आपको जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, जैसे अब ऊपर उन्होंने पहले आपको रिलेशनल डाटाबेस का बताया था, फिर आपको उन्होंने बताया कि किस तरह से माइनिंग इम्प्लीमेंट होती है रिलेशनल डाटाबेस में, तो उसकी आपको यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल शो कर दी थी। सिमिलरली यहाँ पे वो आपको डाटा वेयर हाउस से रिलेटेड बता रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ उससे रिलेटेड ये जो है वो सारी की सारी जो है आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स को डाटा वेयर हाउस के बारे में नहीं पता, ठीक है, वो लोग इसको पढ़ें, ठीक है, इंटरनेट से जाके या जिस तरह से भी, और अगर उनको नहीं समझ आती तो फिर वो मुझे बताएं, फिर इसके ऊपर हम लोग एक लेक्चर रखेंगे। अभी आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट सेशनल होगी वो ये है कि आपने एग्जाम्पल 1.3 को जो है वो क्या करना है, समराइज करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। तो इसको भी मैं नहीं समझा रही, आप लोग पहले खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, उसके बाद आप लोगों को इसके बारे में जो है वो बताया जाएगा। तो आज के लिए अब इतना काफ़ी है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो ट्रांजैक्शनल डाटा और फर्दर इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे।